नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शिवम वर्मा एक्सीलेंस। दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपनी पिछली क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली क्लास में हम परिभाषाओं को देख रहे थे सेक्शन 2(1) के अंतर्गत आने वाली सारी परिभाषाओं को हम देख रहे थे और बारी बारी से सविस्तार विभिन्न परिभाषाओं की व्याख्या भी कर रहे थे। और इस क्रम में हमने 2(1)A, B, C, D, E और F देख लिया था। आई थिंक G और H भी देख लिया था। नहीं, H नहीं देखा था। आज हमें H से ही देखना है और 2(1)H हमें देखना है। 2(1)H और 2(1)H है मे प्रिज्यूम। हिंदी अगर इसकी देखें तो उपधारणा कर सकेगा। उपधारणा कर सकेगा, है ना। मैंने आपको ट्रिक बताई थी याद करने की, HM यानी हेड मास्टर साहब जो होते हैं, तो HM से हमें याद करना था कि H में मे प्रिज्यूम है। दोस्तों, उपधारणा यानी प्रिजम्पशन जो है वो कोर्ट कब कर सकेगा मे प्रिज्यूम, मैंने ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो करेगा ही करेगा। मे कब यूज होता है? जब कोई चीज़ सर्टेन नहीं होती है, यानी ऐसा कर सकता है, कोर्ट के डिस्क्रिशन पे है। कोर्ट अगर चाहे तो अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है और वो उपधारणा कर सकता है ऐसा। तो जैसे अब इसके उदाहरण समझिए, पहले एक बार मैं रीड कर दे रहा हूँ तब इसके उदाहरण को समझते हैं। उपधारणा कर सकेगा, जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहाँ न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा जब तक कि वह ना साबित नहीं किया जाता है, या उनके सबूत की मांग कर सकेगा। अब ये इतनी लंबी चौड़ी बात लिखी हुई है, अब इसको एक उदाहरण से समझिए कि कोई ए व्यक्ति है और पुलिस ने इसे पकड़ा है क्योंकि इसके पास चोरी का कैमरा प्राप्त हुआ। ए जो है, इसके पास से चोरी का कैमरा प्राप्त हुआ है, तो न्यायालय के पास ये अधिकार है कि ये उपधारणा कर सकेगा कि ए चोर है। वो ऐसा मान सकेगा, मे प्रिज्यूम मान सकेगा कि ए चोर है। अब जो बचाव पक्ष है, अब उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो इसको इस दोष से बरी करवाए कि नहीं, ए चोर नहीं है, ये गलती से इसने एक चोरी का कैमरा खरीद लिया था। चोर कोई और है, मान लीजिए चोर जो है वो बी है और ए को ये पता नहीं था कि ये जो कैमरा है ये चोरी का है और ए ने बी से ख़रीद लिया, इसलिए बी चोर होना चाहिए, ए चोर नहीं होना चाहिए। तो अब ये बचाव पक्ष की जिम्मेदारी है, लेकिन न्यायालय ये मान के चल सकता है, मे प्रिजम्पशन यानी मे प्रिज्यूम कर सकता है, उपधारणा कर सकता है कि ए के पास से चूँकि चोरी का कैमरा प्राप्त हुआ है तो इसलिए ए चोर है। ये मे प्रिज्यूम है, यानी कुछ तथ्य जो न्यायालय मान के चलेगा कि ये ऐसा हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है मानेगा ही, मान सकता है, उसके डिस्क्रिशन पे है, विवेकाधिकार पे है। मेरे हिसाब से आप समझ पाए होंगे। ऐसा इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नहीं समझ पाएंगे, आसान ही चीज़ है, ऐसा कुछ बहुत हार्ड तो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं नॉट प्रूव्ड पे। आई जो है 2(1)I जो है वो है नॉट प्रूव्ड। चलिए उसको देख लेते हैं। नॉट प्रूव्ड, आई से नॉट प्रूव्ड, मैंने बताया था इसको याद करने का टेक्निक, आई एम नॉट प्रूव्ड, तो इसी से बन गया है नॉट प्रूव्ड। नॉट प्रूव्ड यानी कि साबित नहीं हुआ।
साबित नहीं हुआ। अब ये क्या है? साबित नहीं हुआ। कोई तथ्य ऐसा जो ना तो साबित हुआ और ना ही ना साबित हुआ, है ना? न तो साबित हुआ न ही ना साबित हुआ, तो वैसे तथ्य को हम कहते हैं साबित नहीं हुआ। एक बार मैं इसको रीड करता हूँ, फिर समझेंगे। कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वह न तो साबित किया गया है और न तो ना साबित, है ना? जैसे ए ने बी की हत्या की, अब ये साबित ही नहीं हो रहा है कि ए ने हत्या की है या नहीं की है ना? ए ने बी की हत्या की, अब जो जो अभियोजन है वो ये साबित ही नहीं कर पा रहा है कि इसने हत्या की है कि नहीं। तो न तो साबित हो रहा है कि उसने हत्या की और ना ही साबित हो रहा है कि उसने हत्या नहीं की। और ऐसे ही केसेज में क्या होता है? ऐसे केसेज में होता है कि इसका संपूर्ण लाभ जो आरोपी है, अभियुक्त है, उसको मिलता है। क्योंकि कहा जाता है ना कि हजारों जो ये हैं छूट जाने चाहिए, भले हजारों दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए, है ना? ऐसा ये कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे डाउट जो है वो क्रिएट हो जाएगा कि ए ने हत्या की है या नहीं की है। ये साबित नहीं हुआ, ना तो साबित हुआ ना तो ना साबित हुआ, और ऐसे में इसका लाभ अभियुक्त को मिल जाता है। तो ये हो गया 2(1)I नॉट प्रूव्ड। अब आगे बढ़ते हैं और आगे है, बताइए आगे क्या है? I के बाद आता है J, और J के साथ मैंने एक ट्रिक बताई थी। बिहार के ही एक नेता थे, इमरजेंसी के समय में उन्होंने बहुत वो साथ दिया था भारतीय जनता का। 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने काम किया, उनकी अहम भूमिका थी। उन्हीं के नाम से ये सेटिंग है, यहाँ पे याद रखना था आपको। क्या है? 2(1)J JP, मैंने बताया था ना JP, यानी J में है प्रूव्ड। प्रूव्ड मीन्स साबित। कोई चीज़ प्रूव कब मानी जाती है? जब उसके पक्ष में साक्ष्य हो। ये तो सिंपल सी बात है। कोर्ट में कोई मामला है, कोई तथ्य है, कोई विवादित तथ्य है, और फिर उसको हमने प्रूफ कर दिया, साबित कर दिया, तो कोर्ट ने कहा कि चलो साबित है। तो जे में है प्रूव्ड, साबित हो जाएगा तो अभियुक्त को सज़ा होगी। सीधी सी बात है, इसमें तो कुछ है नहीं। पढ़िए। साबित। कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है, या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है। यानी साक्ष्य लिए गए और साक्ष्य लेने के बाद ये समझा गया कि जो फैक्ट इन इशू है वो प्रूव हो रहा है। यानी एक साधारण व्यक्ति भी ये दिमाग लगा सके कि हाँ ऐसा है, तभी ये साक्ष्य है, तो वो प्रूव्ड है, साबित है। अरे इसमें कुछ नहीं है, ये तो आसानी है, बेहद आसान है। उसके बाद आगे आते हैं और बारी आती है 2(1)K की। इसकी भी ट्रिक मैंने बताई थी। KR, कुमार को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? KR, और K में क्या है? इस हिसाब से K में हो जाएगा रेलेवेंट। रेलेवेंट मीन्स सुसंगत। सुसंगत, रेलेवेंट। 2(1)K में क्या है? पढ़िए एक बार तब समझते हैं। सुसंगत। एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है जब तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संबद्ध हो।
अब इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे मामला है यहीं पे कोर्ट में, और उस मामले में हमारे क्लाइंट हैं, और वो क्लाइंट जब गए तो उनका क्रॉस एग्ज़ामिनेशन होना शुरू हुआ। अब क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में मामला है ज़मीन का, ज़मीन के विवाद का, और जो वकील साहब थे, विपक्षी वकील साहब, उन्होंने अब सवाल पूछना शुरू किया कि आपकी शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी, है ना? अच्छा, ये बताइए कि आपके कितने लड़के हैं, आपकी कितनी बीवियां हैं। अब ये सवाल पूछना जब उन्होंने शुरू किया तो जज साहब भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये क्या पूछ रहे हैं वकील साहब, ये तो एकदम रेलेवेंट नहीं है, यानी केस से रिलेटेड चीज़ों को पूछिए। उनके कहने का मतलब है कि केस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको पूछिए, ना कि आप ऐसे फालतू में अदालत का वक्त जाया कीजिए, है ना? अब ज़मीन से संबंधित मामला है, तो मान लीजिए कि ए और बी दो लोग हैं। ए कह रहा है कि मेरी ज़मीन है, बी कह रहा है कि मेरी ज़मीन है। यही ज़मीन जो है ये दोनों इस पे दावा कर रहे हैं। तो रेलेवेंट फैक्ट क्या होंगे, रेलेवेंट चीज़ें क्या हो सकती हैं? तो रेलेवेंट चीज़ें ये होंगी कि अगर जो गवाह होंगे, गवाही देने आएंगे, तो गवाही देने आएंगे तो क्या कहेंगे कि हाँ, ये जो मान लीजिए अगर ए का गवाह आता है, ए गवाह लेके आता है, तो कहेगा कि ए के पास, पूछा जाएगा कि क्या ए के पास इस ज़मीन की दस्तावेज है, तो हाँ है, ए के पास डॉक्यूमेंट है, ज़मीन के दस्तावेज हैं। फिर और क्या रेलेवेंट हो सकता है? ये रेलेवेंट होगा कि ये बताइए कि क्या ए की ये जो ज़मीन कह रहा है कि मेरी है, क्या ये उसकी पुश्तैनी ज़मीन है या खरीदगी ज़मीन है? तो अगर मान लीजिए कि गवाह ने कहा कि ए ने ज़मीन खरीदा था, तो ये एक प्रश्न हो गया कि क्या उसने खरीदा था या उसकी पुश्तैनी ज़मीन थी। मान लीजिए तीसरा प्रश्न ये रेलेवेंट हो सकता है कि ये बताइए कि जब ज़मीन खरीदा जा रहा था या ज़मीन के दस्तावेज आपके सामने बने थे, तो उसने कहा कि हाँ मेरे सामने बने थे, मेरे सामने दस्तावेज बने थे। है ना? और एक रेलेवेंट ये हो सकता है क्वेश्चन, ये बताइए कि जो कातिब थे, रजिस्ट्री कचहरी में कातिब होते हैं, और वो कातिब लोग जो होते हैं वही ज़मीन का पूरा कागज़ तैयार करते हैं। तो गवाह से पूछा ये जा सकता है, रेलेवेंट होगा ये भी, कि उसमें बताइए कि कातिब कौन थे, किसने ये ज़मीन का कागज़ तैयार किया था। अगर वो सच्चा गवाह है तो वो सारी चीज़ें बता देगा, है ना? और अगर झूठा होगा तो फिर झूठ बोलेगा। तो इस तरीके से रेलेवेंट फैक्ट वो होंगे जो उस केस से रिलेटेड चीज़ों को पूछा जाए, जिसमें कुछ भी ऐसा ना हो जो इरिलेवेंट हो। जैसा मैंने अभी उदाहरण दिया था, यानी कि केस किस मामले को लेके है, ज़मीन को है, तो ज़मीन पे स्वामित्व जो है किसका है, तो उस स्वामित्व को प्रूफ करने के लिए जो भी प्रश्न पूछे जाए वो रेलेवेंट होंगे। ना कि ये रेलेवेंट होगा कि आपके कितने बच्चे हैं, कितनी बीवियां हैं। ये सब रेलेवेंट फैक्ट्स नहीं है, ये रिकॉर्ड पे नहीं जाता। तो इस तरीके से 2(1)K जो है ये हो गया रेलेवेंट, सुसंगत तथ्य, ऐसे तथ्य जो किसी विवाद्य तथ्य को प्रूफ करने के लिए फैक्ट्स हैं। ऐसे फैक्ट्स जो फैक्ट इन इशू को प्रूफ करते हैं वो रेलेवेंट फैक्ट है ना? तो इस तरीके से 2(1)K भी हो गया। अब हमारा क्या बच रहा है, L, लास्ट बच रहा है L, और ये है शैल प्रिज्यूम। L में L शैल, आपको याद होगा ये ट्रिक थी, L शैल प्रिज्यूम। और ये है उपधारणा करेगा, ध्यान रखिए, में प्रिज्यूम मीन्स कर सकेगा, यानी कि मन उसका करना हो तो करेगा, नहीं करना हो तो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे है कि न्यायालय ऐसी उपधारणा करेगा ही करेगा। शैल, जहाँ शैल लग गया वहाँ पे निश्चितता आ गई। तो शैल प्रिज्यूम, ये उपधारणा करेगा ही, नहीं करने का कोई प्रश्न नहीं है
है ना। तो क्या है सेल प्रिज्यूम, उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है उसको 7 वर्ष से नहीं देखा गया या उसके बारे में नहीं सुना गया, है ना। 7 वर्ष से कोई व्यक्ति न देखा गया है, न सुना गया है, न किसी ने उसको कहीं भी नहीं देखा है। तो ऐसे में कोर्ट ये मान के उसको चलना है, कोर्ट को एकदम ये मान के ही चलना है कि वो व्यक्ति मर चुका है, उसकी डेथ हो गई है। 7 वर्ष तक अगर कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है तो कोर्ट मानेगा कि वो मर गया है, यानी वो जिंदा नहीं है। हाँ, अगर उसके विषय में ये प्रूफ दिया जाए, ये चीज़ साक्ष्य देने के लिए खुला रहेगा कि आप उसके ज़िंदा होने के सबूत दे सकते हैं। लेकिन 7 साल तक अगर कोई व्यक्ति नहीं दिखा है या नहीं सुना गया है तो कोर्ट ये मान के चलेगा कि वो आदमी मर गया है, ऐसा वो उपधारणा करेगा ही करेगा। यानी उसके कुछ चीज़ें आप जब आगे पढ़ते जाएंगे तो यहाँ आप समझते रहेंगे कि सेल प्रिज्यूम है या मे प्रिज्यूम है। तमाम फैक्ट्स ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको वहाँ पे लिखी हुई चीज़ें मिलेंगी कि यहाँ सेल प्रिज्यूम होगा, यानी कोर्ट मान के चलेगा कि ऐसा है। अब भले ही उसके ज़िंदा होने के सबूत आप दीजिए, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन कोर्ट मान के ये चलेगी कि अगर 7 साल तक कोई नहीं दिखा है तो वो मर गया होगा। तो ये सेल प्रिज्यूम है। तो आज हमारा पूरा डेफिनीशन क्लॉज जो है वो कंप्लीट होता है। पूरी परिभाषाएं हमने विस्तार से पढ़ ली हैं और अगला अब जो क्लास होगा वो होगा खंड 2 का अध्याय 2, चैप्टर 2 अब हम शुरू करेंगे, जिसमें हम सेक्शन 3 से सेक्शन 50 तक पूरा देखेंगे। जाहिर बात है एक वीडियो में तो नहीं देखेंगे क्योंकि विस्तार से पढ़ना होता है, तो धीरे धीरे सारा कुछ देखेंगे। सेक्शन 3 से 50 तक पूरा का पूरा पढ़ लेंगे तथ्यों की सुसंगति के विषय में। आज के लिए मैं यहीं क्लास को रोकता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। प्लेलिस्ट ज़रूर देख के जाइएगा, वहाँ पे बहुत सारे कंटेंट हैं जो आपके काम आ सकते हैं। धन्यवाद।